मिसेल्सन और स्टॉल ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया। बच्चे क्या लिया? बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया देखें, अगर बैक्टीरिया के सेल में जेनेटिक मेकअप होता है? बिल्कुल होता है। अब ये मैंने एक बैक्टीरिया का सेल ले लिया यहाँ पर। ये बैक्टीरिया के सेल की आगे सेल वॉल से अंदर की जाने मौजूद होगी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या चीज मौजूद होगा? उसका जेनेटिक मेकअप मौजूद होता है, यानी कि यहाँ पर उसका डीएनए बिखरा हुआ पड़ा है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर। अब अगर मैं इसके डीएनए की बात करता हूँ, बैक्टीरिया के डीएनए की बात करता हूँ, तो आपको बच्चे पता है जो डीएनए है, डीएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। अगर ये न्यूक्लिक एसिड है तो जाहिर बात है जो डीएनए न्यूक्लिक एसिड है, तो बैक्टीरिया का जो डीएनए होगा वो तीन चीजों से लाजमी तौर पर उसके अंदर मौजूद होगी। अब तीन चीजों में कौन कौन सी आती है? देखिए, डीएनए है, न्यूक्लिक एसिड मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं? उसके बाद फास्फेट ग्रुप एंड तीसरी कौन सी चीज है? अब हमने यहाँ पर जिस चीज के बारे में बात करनी है वो है नाइट्रोजीनियस बेस। अब नाइट्रोजीनियस अगर मैं बेसिस की बात करता हूँ तो नाइट्रोजीनियस बेसिस में आपके पास जो एडेनिन है, ये गवानिन है, ये साइटोसिन है या फिर थायामिन होती हैं। उन नाइट्रोजीनियस बेसिस के अंदर एक एटम ज्यादातर मौजूद होता है। अब वो जो एटम है दैट इज अ नाइट्रोजन। वो कौन सा है? नाइट्रोजन मौजूद होता है। अब इसने क्या किया जी? बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया को ग्रो करवाया। ग्रो या कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, पहले कौन सा हेडिंग आ गई? कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। अब इसमें बैक्टीरिया का एक कल्चर खुद ग्रो करवाया, और वो जो इसने ग्रो करवाया वो एक ऐसे मीडियम के अंदर ग्रो करवाया जिसमें जो नाइट्रोजन थी, नाइट्रोजन का एक खास आइसोटोप मौजूद था। नाइट्रोजन का जो नॉर्मल आइसोटोप होता है आपको पता है जी, दैट इज द N14। वो क्या होता है? N14 होता है। लेकिन इसने क्या किया? इसने बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाई एक ऐसे मीडियम के अंदर जिसमें N14 नहीं था, बल्कि वहां पर नाइट्रोजन का एक स्पेसिफिक आइसोटोप था, दैट इज N15। क्या था? N15। अब देखें जरा, अगर बैक्टीरिया की ऐसी जगह पर ग्रोथ करवाई जाए जहां पर N14 की जगह N15 हो, इसका मतलब है उसकी नाइट्रोजीनियस बेसिस में जो नाइट्रोजन होगी वो कौन सी आ गई? N15 वाली आ गई। N15 की अगर हम बात करें तो जो N15 होती है ना, ये थोड़ी सी हैवी होती है। इसका जो वेट क्या होता है ये थोड़ा सा हैवी होगा। लेकिन अगर हम इसके ऊपर बात करते हैं तो जो N14 है ये थोड़ी सी क्या होगी? लाइट होती है, इसका वजन थोड़ा कम होता है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट में उसने क्या किया? उसने बैक्टीरिया लिए, बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाई एक ऐसे मीडियम में, एक ऐसे कल्चर में जहां पर क्या था? N15 मौजूद था। इट्स मींस दैट the N15 is incorporated into the nitrogenous basis of bacteria. N15 शामिल हो गया। किसमें शामिल हो गया? Incorporated का मतलब शामिल होना। किसमें शामिल हुआ? Into nitrogenous basis of DNA of bacteria। बैक्टीरिया की जो नाइट्रोजीनियस बेसिस था उसके अंदर N14 के बजाय क्या आ गया? N15 आ गया। अब इसने क्या किया? ये बैक्टीरिया जिसकी नाइट्रोजीनियस बेसिस में N15 थे, इसको पकड़कर एक ऐसे मीडियम के अंदर लेकर गया जहां पर नाइट्रोजन N15 नहीं था, बल्कि वहां पर क्या था? N14 था। सपोज दैट ये मैंने बैक्टीरिया बना लिया N15 मीडियम के अंदर, और इसका जो डीएनए था उसमें क्या मौजूद है? N15 मौजूद है। अब मैं इस बैक्टीरिया को यहां से उठाकर एक मीडियम के अंदर लेके आ, ये है वो मीडियम। बैक्टीरिया को उठाकर मैं इस मीडियम में लेके आया बेटा। अब इस मीडियम के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस कौन सी है? N14 मौजूद है।
देखिए डीएनए ने रेप्लिकेशन करनी है, बिल्कुल करनी है, डीएनए रेप्लिकेशन बिल्कुल करनी है। जब डीएनए ने रेप्लिकेशन की, अब देखें इनका जो जेनेटिक मेकअप था, जो इनका डीएनए का स्ट्रक्चर था, उसमें क्या हुआ, जो इधर वाली साइड पर नाइट्रोजनस बेस है या इधर वाली साइड पर नाइट्रोजनस बेस है, दोनों में नाइट्रोजन कौन सा था, N15 था। देन इसने बैक्टीरिया के कल्चर को ना N14 मीडियम के अंदर डालने के बाद छोड़ दिया, कुछ वक्त के लिए उसको वैसे छोड़ दिया। आफ्टर दैट जैसे कुछ टाइम पास हुआ, कुछ वक्त गुजरा, अब वो उसने टाइम क्यों दिया, उसने टाइम इसलिए दिया ताकि ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया इस मीडियम के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन कर सके, डीएनए की रेप्लिकेशन कर सके। मीडियम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद उसने क्या किया, ये जो बैक्टीरिया थे ना, बैक्टीरिया के डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर दिया, इस बैक्टीरिया के डीएनए को क्या कर दिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। ये आगे बैक्टीरिया, सपोज दैट, फर्स्ट करो ये जो मीडियम था मेरे पास, मैंने क्या किया जी, 15 मिनट्स, कुछ मैंने बैक्टीरिया के डीएनए को निकाला आफ्टर द 15 मिनट्स, कुछ बैक्टीरिया को मैंने इसी कल्चर से निकाला, N14 वाले कल्चर से निकाला 20 मिनट्स के बाद, और कुछ को मैंने निकाला 25 मिनट्स के बाद। सही होगी बात, यहां तक समझ में आया? बैक्टीरिया को N14 मीडियम में मैंने डाला, फिर मैंने उसको एक प्रॉपर थोड़ा सा टाइम दिया, कुछ बैक्टीरिया को मैंने इस N14 मीडियम से निकाला आफ्टर द 15 मिनट्स, कुछ को निकाला 20 मिनट्स के बाद, और कुछ को मैंने निकाल दिया 25 मिनट्स के बाद। फिर मैंने लिया जो 3 टेस्ट ट्यूब्स, 3 टेस्ट ट्यूब्स we take, ये देखिए, एक, 2 और ये आ गई तीसरी। लेकिन एक चीज याद रखनी है, बायोलॉजी के अंदर जब भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है, हमेशा 2 ग्रुप्स बनाई जाती है, हमेशा 2 ग्रुप्स बनाए जाएंगे। उनमें से जो एक ग्रुप होता है वो हमारे पास होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक ग्रुप कौन सा होता है? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, यानी कि वो ग्रुप जिसके अंदर हमने क्या करने हैं, एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। और जो दूसरा ग्रुप होता है वो हमारे पास होता है कंट्रोल ग्रुप, यानी कि जिसके अंदर हमें तमाम चीजें एक मुनासिब अमाउंट के अंदर प्रोवाइड करनी होती हैं। टेस्ट ट्यूब्स ली, टेस्ट ट्यूब्स लेने के बाद इनके अंदर डाल दिया सीजियम फ्लोराइड। क्या चीज ऐड की? सीजियम फ्लोराइड में डाल दिया। वो क्या होता है? केमिकल है। देखो जरा वो काम क्या करेगा, आप उसका काम देखें, वो इम्पोर्टेंट है। टेस्ट ट्यूब के अंदर केमिकल डाला था, केमिकल नेम इज सीजियम फ्लोराइड। अब जैसे ही टेस्ट ट्यूब में केमिकल डाला, ऊपर से मैंने क्या किया था, मैंने जो बैक्टीरिया से उसका डीएनए को बाहर निकाल लिया था। बैक्टीरिया के डीएनए को क्या किया था? एक्सट्रैक्ट किया था। एक्सट्रैक्ट ऑफ डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया, फ्रॉम जितने भी मैंने बैक्टीरिया निकाले N14 मीडियम से, जो 15 मिनट के बाद मैंने बैक्टीरिया निकाले उसके भी मैंने डीएनए बाहर निकाल लिया, जो मैंने 25 के बाद निकाले उसका भी डीएनए मैंने बाहर निकाला, और सेम टू सेम ऐसे ही मैं बाकी सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है। टेस्ट ट्यूब में मैंने डाला सीजियम फ्लोराइड। अब सीजियम फ्लोराइड टेस्ट ट्यूब में डाला, उसके बाद जैसे डीएनए डाले, जो सीजियम फ्लोराइड था ना, सीजियम फ्लोराइड टूटा, टूटने के बाद सीजियम सेपरेट हो गया, फ्लोरीन सेपरेट हो गया। अब जो सीजियम है, सीजियम इस टेस्ट ट्यूब की जो बेस है, जो पैंदा है टेस्ट ट्यूब का, वहां पर आकर जमा हो गया। क्यों? क्योंकि उसका वेट क्या था? ज्यादा था। वेट था ज्यादा। वेट के ज्यादा होने की वजह से जो सीजियम है वो टेस्ट ट्यूब के नीचे वाले पैंदे में आकर जमा हो गया। जब सीजियम नीचे आ गया, अब देखें नीचे की जानिब डेंसिटी बढ़ गई, ऊपर की जानिब क्या हो गई? कम हो गई। ग्रेडियंट एक प्रोड्यूस हो गया। कंसंट्रेशन का क्या हो गया? ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो गया। अब वो डीएनए
जिसके अंदर N15 मौजूद था, वो डीएनए जिसके अंदर N15 मौजूद था, यानी कि नाइट्रोजन का एक हैवी आइसोटोप था, वो कहां पर चले गए? वो सारे के सारे नीचे वाली साइड पर आ गए। क्यों? क्योंकि उनका वजन क्या था? ज्यादा था, क्योंकि उनके अंदर क्या था? N15 था। वो देखो, अब मैंने वो बैक्टीरिया जो मैंने 15 मिनट के बाद निकाला, 15 मिनट के अंदर उसकी रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं हुई थी, यानी कि जो मैंने 15 मिनट के बाद बैक्टीरिया निकाला था, उसके जो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड थे, इस स्ट्रैंड के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस थी उसमें भी N15 था, इस स्ट्रैंड में जो नाइट्रोजनस बेस थी उसमें भी क्या था? N15 था, यानी कि 15 मिनट के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं हुई थी, जिसकी वजह से दोनों स्ट्रैंड में जो नाइट्रोजनस बेस थी उसके अंदर नाइट्रोजन हैवी आइसोटोप था। नाइट्रोजन के हैवी आइसोटोप्स होने की वजह से जितने भी इस तरह के डीएनए थे जिसको मैंने 15 मिनट्स के बाद बाहर निकाला था, वो सारे के सारे टेस्ट ट्यूब के पैने में आके जमा हो गए। अब रिजल्ट मैं बताता हूँ बाद में क्या हुआ। नेक्स्ट मैंने निकाला 20 मिनट्स के बाद। जो 20 मिनट्स के बाद मैंने बाहर निकाले, वो 20 मिनट्स के बाद उन्होंने यहाँ पर टेस्ट ट्यूब के दरमियान में कहीं पे अपना बना लिया, दरमियान में इकट्ठे हो गए। तीसरे वो थे जिनको मैंने निकाला है 25 मिनट्स के बाद, वो ना तो पैंदे में बैठे ना तो दरमियान में आए, वो सारे के सारे यहाँ पर ऊपर चले गए, ऊपर इकट्ठे हो गए। अब ये ऐसा क्यों हुआ भाई? कुछ नीचे की जानिब चले गए, कुछ ऊपर की जानिब आ गए, और कुछ कहां पर रह गए? दरमियान में रह गए। अब इसका कंक्लूजन सुने जरा। बैक्टीरिया के डीएनए जो हमने लिए थे कितने मिनट्स के बाद? 15 मिनट्स के बाद। उनके नीचे बैठने की वजह ये थी कि उनके जो डीएनए का स्ट्रैंड था, उस डीएनए के स्ट्रैंड के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस थी वो N15 की थी। इस स्ट्रैंड में भी N15 था, ये दूसरा जो चेन थी उसमें भी क्या था? N15 था, जिसकी वजह से वजन बढ़ गया, जिसकी वजह से वो नीचे आ गए। अब दूसरे में मिडल में क्यों एग्जिस्ट की, वो मैंने निकाला था 20 मिनट के बाद। कब निकाला मैंने? 20 मिनट के बाद। अब 20 मिनट के बाद जब मैंने निकाला तो 20 मिनट के अंदर उस डीएनए ने अपनी रेप्लिकेशन कर ली थी, रेप्लिकेशन कर ली थी, जिसके नतीजे में क्या हुआ? एक डीएनए के स्ट्रैंड से दो डीएनए के स्ट्रैंड बन गए। उनमें से जो एक थी चेन वो पुरानी थी और दूसरा था वो क्या था? नया था। यानी कि हमारे पास जो पुराना था उसमें तो N15 था, लेकिन जो नया बना था उसमें क्या था? N14 था, बिकॉज मैंने उसे किस मीडियम में करवाया था? N14 वाले में ही करवाया था। अब इसी वजह से वो दरमियान में आ गए, क्योंकि उनमें N15 की वजह से उनकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा थी, N14 की वजह से उनकी डेंसिटी कम होगी एज कंपेयर टू इट। वो कहां पर एग्जिस्ट कर गए? दरमियान में एग्जिस्ट कर गए। अब नेक्स्ट 25 मिनट के बाद बैक्टीरिया का डीएनए निकाल कर उसे ऑब्जर्व किया गया। 25 मिनट के बाद देखें जरा, आफ्टर द ये उसका डीएनए आ गया, चाहिए ये आ गई उसकी पहली कॉपी। पहली कॉपी के अंदर एक पुराना स्ट्रैंड है और दूसरा नया आ गया। जब इसकी नेक्स्ट कॉपी बनेगी या इसकी नेक्स्ट कॉपी बनेगी तो क्या होगा? एक बिल्कुल नया बन जाएगा और दूसरे के अंदर क्या चला जाएगा? एक के अंदर ओल्ड जाएगा टेम्पलेट के तौर पर, लेकिन जो दूसरा बनेगा वो बिल्कुल नया बनेगा। ये देखो यहाँ पर एक ब्लैक नया बन गया। अब जो ब्लैक नया बना है ये किस मीडियम में बना है? N14। इसका मतलब है N14 में अगर ये बना है तो इसकी जो डेंसिटी है वो सबसे क्या है? कम है। इसी वजह से वो क्या काम चलेंगे? सबसे ऊपर एग्जिस्ट करके। इसका मतलब ये हुआ कि जो डीएनए है, डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो हमेशा सेमी कंजर्वेटिव
जो हाइपोथेसिस है उसके तहत हो रही है। इसी वजह से जो डीएनए है वो नीचे भी एग्जिस्ट कर गया, वो दरमियान में भी गया, फिर वो ऊपर भी गया। दरमियान में इसलिए गया था विकास, उसकी जो कॉपीज थी उसमें एक जो टेम्पलेट था वो पुराना था और जो दूसरा बना था स्ट्रैंड वो क्या था, नया था। और जो नीचे है हमारे पास, नीचे जब तीसरी पहला उसकी कॉपी बनी, जब उसकी दूसरी कॉपी बनी, दूसरी कॉपी में एक जो स्ट्रैंड था वो बिल्कुल नया बना था। इसी वजह से वो कहां पर एग्जिस्ट कर गए, वो सबसे टॉप पर एग्जिस्ट कर गए थे। दैट इज द मिसेल्सन-स्टार्च एक्सपेरिमेंट, जिसने इस बात को प्रूव किया कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो किस हाइपोथेसिस के तहत हो रही है, कंजर्वेटिव या सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव के तहत हो रही है। देखो अगर कंजर्वेटिव के तहत होती तो क्या होता, कंजर्वेटिव कह रहा था कि ये जो मॉडल है ये बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा, उसकी नई कॉपी बन जाती है। उसने यही कहा था ना, अगर उसकी हूबहू नई कॉपी बन जाती, इसका मतलब था जो पुराने वाला था, जो मैंने N15 मीडियम में ग्रो करवाया था वो नीचे रहता, और जो नई कॉपी बनती जो N14 में बनती वो डायरेक्टली मिडिल में जाने के बजाय कहां पे जाती, टॉप पे जाती। लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ। अगर हम सोचते हैं कि डिस्पर्सिव मॉडल ठीक है, तो डिस्पर्सिव मॉडल कह रहा था जी कुछ जो स्ट्रैंड के अंदर होंगे वो पुराने पार्टिकल्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं, नए पार्टिकल्स होते हैं। अगर ऐसी बात होती तो जो डीएनए के स्ट्रैंड है वो मुख्तलिफ पैचेस के अंदर नहीं जाते, सब के सब एक पैच के अंदर जाते, वो या तो यहाँ पर एग्जिस्ट करते थे या फिर वो यहाँ पर एग्जिस्ट करते, राइट। वो ना तो नीचे रहते ना ही वो ऊपर जाते, वो दरमियान में सारे कहीं पर एग्जिस्ट होते। लेकिन असल में जो था वो मुख्तलिफ पैचेस में एग्जिस्ट कर रहे थे आफ्टर द डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। इट्स मींस दैट the replication of the DNA is actually in the semi-conservative manner.